नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस्ट। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में हम आज बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। कोरोना वायरस के संकट के बीच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट 3.1% पर है और इस साल फरवरी और मार्च में देश की इकोनॉमी पर कोरोना का बुरा असर पड़ा है। यही वजह है कि पहले से ही इस तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट में बड़ी गिरावट की आशंका थी। पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ 4.2% रही। इससे पहले जनवरी में सरकार ने कहा था कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी का ग्रोथ रेट 5% रहने का अनुमान है। देश कोरोना महामारी से करह रहा है। देश की जनता रोजगार और कारोबार को लेकर परेशान है। कोरोना ने विश्व को कंगाली में ला दिया है। लोगों की जान भी छिन रही है और जहान भी। न जान जाने को रोक पा रहे हैं और न ही जहान ही बचा पा रहे हैं। एक तरफ हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मौत का तांडव जारी है। ऊपर से अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। जीडीपी का नामो निशान नहीं दिख रहा है। देश को पटरी पर लाना सरकार और उनके सलाहकारों के लिए मुश्किल हो रहा है। लॉकडाउन 4 समाप्त हो रहा है और लॉकडाउन 5 भी लगाने की तैयारी है, लेकिन सरकार के सामने लोगों की जान बचाना और देश को बचाने की जिम्मेदारी है। अर्थव्यवस्था 1% तक रहने की उम्मीद से कारोबारियों के पसीने छूट रहे हैं। कारोबार को बल देने वाले मजदूर भी अब अपने अपने राज्य लौट रहे हैं। बहुत लौट चुके हैं और बहुत लौटने के लिए दिन रात रेलवे स्टेशन पर डटे हुए हैं। भूखमरी की कगार पर पहुंचे मजदूर अपने घर में रूखी सूखी खाकर ही जिंदा रहना चाहते हैं। सरकार की कोशिश है कि लोगों की जिंदगी को बचाया जाए और अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दी जाए, लेकिन मजदूरों का पलायन बड़ी समस्या बनती जा रही है। लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अगर आप लॉकडाउन को अंतहीन तरीके से रखेंगे तो जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए जो इस संक्रमण से निपटने के नियम हैं उसको हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में ढालना पड़ेगा। S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% तक घट सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत का जीडीपी माइनस में चला जाएगा। S&P ने कहा, हमने मार्च 2021 में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के लिए अपने वृद्धि पूर्वानुमान को घटाकर नकारात्मक 5% तक कर दिया है। तो तीसरी तिमाही में महामारी का प्रकोप चरम पर होगा। भारत में अभी तक कोविड-19 पर काबू नहीं पाया जा सका है। पिछले एक सप्ताह में नए मामले प्रतिदिन 6000 से ज्यादा है। सरकार ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों में कमी की है, जिससे संक्रमण के मामले बढ़े हैं। सरकार ने संक्रमण के मामलों के आधार पर देश को लाल, नारंगी और हरे क्षेत्रों में विभाजित किया है। ज्यादातर औद्योगिक महत्व के शहर लाल क्षेत्र में है। S&P ने कहा कि श्रमिक भौगोलिक रूप से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें लॉकडाउन से उबरने में वक्त लगेगा। रोजगार की समस्या भी बनी रहेगी। 2014 से 2019 तक 7.5% विकास दर भारत की रही और महंगाई दर सबसे कम रही। यूपीए के समय 11% थी, हमारे समय 4% से कम रही है। और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो भी कम होकर 5.2% से कम होते होते 3.4% तक आ गया था। तो मैं आज उन बातों में नहीं जाना चाहता। आज बात है देश के व्यक्ति की जान बचाने की। जान भी बचानी और जहान को भी बचाना है, और वो सारे कदम प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर उठा रहे हैं। कोरोना की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व तहस नहस हो चुका है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। अमेरिका के जीडीपी में पहले 3 महीने में शुरुआती अनुमान से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। अर्थशास्त्री बताते हैं कि मौजूदा अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका की स्थिति और खराब रहने के अनुमान है। पिछले 12 साल बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। पूरा विश्व गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने में लगा हुआ है। भारत भी छोटे और मझोले उद्योग में पंख लगाने के लिए 20 लाख करोड़ का ऑक्सीजन का वैक्सीन लगाया है, लेकिन हालात इतने खराब है कि 20 लाख करोड़ भी नाकाफी है। अब सवाल यह है कि भारत इस विपदा से कैसे निपटेगा, कैसे अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी बचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट 3.1% पर है और इस साल फरवरी और मार्च में देश की इकोनॉमी पर कोरोना का बुरा असर भी पड़ा है। और यही वजह है कि पहले से ही इस तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट में बड़ी गिरावट की आशंका थी। और पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो 11 साल में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% यानी कि सबसे निचले स्तर पर है। और चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ अभी अजय कौल जी जुड़ चुके हैं, एपीएन एडिटर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर मौजूदा हालात की बात करें तो ऐसा लगता है कि देश लगातार रिसेशन की ओर जा रहा है। ये तो फैक्ट है कि देश रिसेशन की तरफ
जा रहा है अगले जी। साल तक, तो जैसे सारे प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं कि नेगेटिव ग्रोथ होगी। बट ये जो आज आंकड़े आए हैं ये प्री कोरोना वायरस के हैं, ये मार्च तक है, मतलब प्री लॉकडाउन का मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन तो 25 मार्च से शुरू हो गया था। बिल्कुल। तो ये आंकड़े हैं 31 मार्च तक। तो ये उसके पहले की सिचुएशन बता रहे हैं, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उससे पहले भी सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी पिछले साल भी। जी। और बिकॉज बहुत सारे सेक्टर, पर्टिकुलरली ऑटो सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग बहुत डाउन थी, तो ये बहुत सारे सेक्टर्स अफेक्टेड थे। अब लॉकडाउन जो 2 महीने से चल रहा है, ज़्यादा 2 महीने से ज़्यादा हो गया अभी, ये इससे अब ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बहुत सा काम काज अब ठप हो गया एकदम से। पहले तो जो भी काम काज चल रहा था एटलीस्ट चल रहा था कुछ, बट अब इसकी वजह से इट विल हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। मतलब एक आध, मेरे ख्याल से 2-3 साल लगेंगे इसको टेक ऑफ वापस रिस्टोर करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। जी। जबकि सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज या जो पैकेज अनाउंस की है, बेसिकली वो तो मैं, इट्स नॉट एक्चुअली स्टिमुलस पैकेज, इट इज़ बेसिकली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है बहुत सारे, तो उनको जो एमएसएमई सेक्टर है या बाकी बहुत सारे सेक्टर्स, जो बेसिकली एमएसएमई सेक्टर्स एंड अदर वेरियस हॉस्पिटैलिटी या बाकी, जो उनको बेसिकली उनको एक हेल्प करने के लिए, खड़ा होने के लिए, बट उसको टाइम लगेगा रियली ग्राउंड पे आने के लिए। बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें इसमें लोन है, लोन देने का जो है कि इट्स नॉट डायरेक्ट ट्रांसफ़र और समथिंग। सो लोन ट्रांसलेट इनटू एक्शन, वो लोन लेगा, फिर वो वापस रिवाइवल करेगा एक्टिविटी, उसमें टाइम लगता है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। पर्टिकुलरली जबकि सारे लेबर या स्किल्ड फोर्स या सेमी स्किल्ड फोर्स अभी तक भी गांव की तरफ वापस जा रहे हैं और उल्टा वापस शहरों की तरफ नहीं आ रहे हैं। और लॉकडाउन अभी भी है, इम्पैक्ट है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कामकाज अभी शुरू नहीं हो पा रहे। हमने देखा कि मारुति ने तो कुछ प्लांट स्टार्ट किए थे, मानेसर में उन्होंने स्टार्ट किया था जी। वहाँ पे उनको कोरोना वायरस हो गया और शट डाउन करना पड़ा। उसी तरह एक चेन्नई में फैक्ट्री थी, उन्होंने स्टार्ट किया था, वहाँ पे भी कोरोना वायरस के कुछ केसेस आ गए, उन्होंने बंद कर दिया। या नोएडा में ओप्पो ने स्टार्ट किया था फैक्ट्री, बट वहाँ पे भी हो गया। तो ये अभी जो कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से ये उसका डेंट रहेगा, इसका इम्पैक्ट बहुत देर तक रहेगा। जी बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ अजय प्रकाश जी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। आप अर्थशास्त्री हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जान को भी बचाना है और जहान को भी बचाना है, लेकिन जैसे जैसे देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार गिरता ही जा रहा है, उसमें जान और जहान को दोनों को बचाना है, तो इसमें कैसे बैलेंस किया जाएगा इसको? देखिए, ये वो सवाल आपने किया है, आज ये प्रश्न प्रतीत होता है, लेकिन इसका भी एक जवाब हमको चाहिए ही है। पूरे की पूरे इस कोविड के शुरू होने के पहले एक हम देख रहे थे कि ग्लोबल रिसेशन हमारे पास आ रहा था, दिखाई दे रहा था, लोग बात कर रहे थे कि निरंतर ग्लोबल रिसेशन हो रहा है। उसके साथ साथ एक कोविड भी आ गया, और कोविड जिस वक्त आया तो हमारे पास दरेला और नीम चढ़ा वाली बात हो गई। इस वक्त की जो स्थिति है वो पिछले 2 महीने हमारे पास किसी तरीके का कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, और इस प्रोडक्शन न होने की वजह से जो हमारी परेशानी हुई है, हमारे पास डिमांड साइड की भी परेशानी आ रही है, सप्लाई साइड की भी परेशानी आ रही है। डिमांड साइड की परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि लोगों के पास जो कुछ पैसा उनके पास है, उन्होंने इन 2 महीनों में खर्चा है, उनके पास निरंतर उनकी सैलरीज नहीं मिली है, उन्हें परेशानी हुई इन सारी चीजों में, और वो कमा नहीं पाए हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज थी वो कमा नहीं पाए। अभी भी एक डेटा आता है, कहता है कि टोटल 20 से 25 कंपनियों ने टोटल प्रॉफिट का 70%, जिसका नॉर्मली होता था, वो 20 से 25 कंपनियों में ही चला गया। तो बाकी जगहों के ऊपर ये पैसा तो बटा नहीं, और जब वो बटा नहीं तो फिर हमको उस पैसे को जो है वो निकाल करके लाना और उसको जो है वो खर्च करना बहुत मुश्किल है। जान हमको बचानी है, उसके लिए तो अब शायद जितनी भी चीजें थी हम कर चुके हैं। हमारे पास हमने अपने जो है वो मजदूरों को भी और हमने अपने श्रमिकों को भी अलग अलग तरीके से हमने कहा कि आप लोग जाएं, उसकी जो भी तैयारियां हो रही हम कर रहे हैं। अब परेशानी आ रही है इस चीज में कि हम किस प्रकार अपनी इंडस्ट्री को शुरू कर सकें, तो वो थोड़ी थोड़ी शुरू हो रही है, लेकिन क्योंकि मजदूर चले गए हैं, श्रमिक चले गए हैं हमारे, तो वहाँ जहाँ कहीं शुरू करने की बात आती है वहाँ 15 से लेकर 25% तक ही हमको श्रमिक मिल पा रहे हैं, और हम वो इंडस्ट्री नहीं शुरू कर पा रहे हैं। जब वो इंडस्ट्री नहीं शुरू कर पा रहे हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किलें हो रही है। तो जान और जहान अब इकोनॉमी की तरफ भी है और दूसरी तरफ
मेडिकल इमरजेंसी की तरफ भी है और मेडिकल इश्यूज की तरफ भी है। दोनों को बचा पाना इस वक्त एक काफी अहम चैलेंज है और इसके लिए शायद कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसमें से हम कह सकते हैं कि अगर जो लोग जहाँ पे हैं उसी जगह पे उनके लिए हम किसी प्रकार का रोजगार और व्यापार क्रिएट कर सकें और वो लोग अपने आप की वो सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट कर सकें अपने यहाँ जहाँ के ऊपर रह रहे हैं उतने ही एरिया के लिए, शायद ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी जिस स्ट्रैटेजी से हम अपने आप को इस वक्त जान और जहान दोनों को बचा सकें। बिल्कुल सर, जिस तरह से 4.2 हमारा जो जीडीपी रेट आया है, अगर देखा जाए कि जो लॉकडाउन हुआ था उससे पहले का ये रेट है और लॉकडाउन के बाद कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब कुछ ठप पड़ गया। अब जब जीडीपी ग्रोथ रेट आएगा वो काफी नीचे चला जाएगा। तो ऐसे में देखिए होगा क्या कि ये हम मान करके चलते हैं कि हम मान रहे थे पहले कि 5% हमारा जीडीपी साल के आखिर में हम ऐड कर पाएंगे। हो सकता है शायद हम मान करके चलें कि हमारा -5% जीडीपी हो जाए और इसके बारे में हमारी नहीं, इस बारे में कई चैनलों पे निरंतर बात हो रही है। तो अगर हम -10% जीडीपी की बात करते हैं तो वही 200 लाख करोड़ का जो हमारा इकॉनमी है उसका 10% 20 लाख करोड़ हुआ, वो इरोड हो जाएगा। अब उस जो इरोजन है उस इरोजन को हमको मानना पड़ेगा कि इरोड हो गया है और फिर हमको एक नए तरह से चीजों को सिलसिलेवार तरीके से बनाना पड़ेगा। लेकिन इस बात को मान के हमको आगे चलना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा हो रहा है और तभी हम अपनी जो है स्ट्रेटजीज बना पाएंगे। अगर हम नकारात्मक इसको हर वक्त नकारते रहेंगे इस बात को कि नहीं ऐसा नहीं, हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी, कुछ चीजें होंगी, तब मुश्किल होगी। हमको वस्तु स्थिति के ऊपर जाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि इस तरीके की चीजें, तब हम काम करें। जी बिल्कुल, जैसे ये भी अनुमान आ रहे हैं कि 5% नीचे चली जाएगी जीडीपी, तो ऐसे देश कैसे उभरेगा? क्योंकि देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, छूट दी जा रही है धीरे धीरे करके, बट फिर भी जीडीपी का जो रेट है वो लगातार नीचे ही गिर रहा है। देखिए, मैं वही चीज आपसे कह रहा था कि जो जीडीपी का रेट निरंतर गिर रहा है वो अपने आप में मान करके हम चल रहे हैं वही 5% चलेगा, जो आप बात कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं। तो हमको ये मान लेना चाहिए कि इस जगह पे होगा। लेकिन ज्यादा बड़ी परेशानी ये आएगी अगर हमारे पास रोजगार नहीं है और लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तब किस तरीके की परेशानियां हमारे देश में शुरू होंगी, वो मुश्किल हो जाएंगी। अभी तो हम देश देख रहे हैं कि देश कैसे आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से परेशानियां हो सकती है, लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है और ये 130 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है, 138 करोड़ की पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन को अगर हम खाना नहीं दे पाएंगे तब ये परेशानियां हमारे सामने आएंगी, वो और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किस तरीके से हम इन लोगों का खाना जो है और इन लोगों का रहना रुकना, इनको हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके लिए तरीका यही है अजय प्रकाश जी, हम जी अजय प्रकाश जी, मैं जी बोलिए। मैं अजय बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा, अभी लॉकडाउन जो 4 खत्म होने वाला है, 2 दिन रह गए अब, तो अभी सरकार तो विचार कर रही है कि क्या करना चाहिए, तो आपका विचार में क्या करना चाहिए सरकार को? अजय जी देखिए, आप लॉकडाउन जो 4 खत्म हो रहा है, आपको आज भी अगर आप देखें लॉकडाउन 4 में भी सारी की सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की इसके अंदर छूट है। जिन चीजों की छूट नहीं है वो ट्रैवल की छूट नहीं है हमारे पास, जिससे लोग इधर उधर आ जा सके, वो एक अपने आप में एक मेजर एरिया है जहाँ पे रोकथाम रुका हुआ है। लेकिन जहाँ के ऊपर हम इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं वो इंडस्ट्री तो अपने आप में शुरू होने की बात हो ही रही है, मार्केट अपने आप में खुल ही रहे हैं। तो लॉकडाउन 5 में भी अगर इसी तरीके का एक्सटेंशन होता है तो कोई मेजर चेंजेस तो इसमें हमें दिखते नहीं है इकॉनमी में। चीजें वैसी की वैसी रहेंगी जो अभी लॉकडाउन 4 में आ गई। लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में बहुत फर्क था, लेकिन लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 5 में इकोनॉमिक एक्टिविटी मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं कि होंगे। बिल्कुल सर, जैसे जैसे लॉकडाउन 4 में छूट दी गई, लॉकडाउन 3 में छूट दी गई, देखा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे थे, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करके रख रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना का भी जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता गया, कोरोना में पैर पसारता गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, मजदूरों को, गरीबों को उनके खाने के भी लाले पड़ रहे थे। तो एक तरफ लॉकडाउन तो लागू किया गया है, लेकिन उसके अलावा कुछ और उपाय हैं कि कोरोना कम रहे और अर्थव्यवस्था भी बनी रहे? देखिए, जब आप बात करती हैं लॉकडाउन की, तो एकदम से कोई भी चीज हम असल में कह सकते हैं, कोई भी सोल्यूशन हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करते हैं और यही जो है हम कभी भी कर सकते हैं। हमारे सामने कोई एकदम से नई सिचुएशन आ जाए जिसका कि हमारे पास पहले से किसी तरीके का एक्सपीरियंस ना हो, तो हम कोशिश करते हैं। इस सरकार ने भी वही किया।
एक बहुत अच्छा काम हो सकता था। ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं है सरकार का, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव है आगे के लिए। जी हम अगर जिस वक्त हमने एकदम से 23 तारीख को हमने लॉकडाउन के बारे में बात करना शुरू करी, हम आगे बढ़ गए उस समय। शायद अगर हम उन 4 दिनों के लिए 5 दिनों के लिए लेबर को खोल देते, श्रमिकों को खोल देते और कहते कि भाई आप अपने अपने घरों पे पहुंच जाइए, क्योंकि काम तो होना नहीं था, लॉकडाउन हम कर रहे थे, तो हमारे पास शायद ये मूवमेंट के लिए हमारे पास आसानी हो गई होती। इन लोगों के अभी खर्चे ना हुए होते, पैसा इनका जो था वो बचा रहता और बचा रहने के साथ साथ उस पैसे का ये उपयोग कर सकते थे, लेकिन वो उस वक्त नहीं हो सका। इसी वजह से जब बाद में ये लोग अपने यहाँ जाने लग गए तो लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इश्यूज होने लग गए। खाना जहाँ पे नहीं है, आदमी जल्दी से जो है वो जाकर के खाना लेने की कोशिश कर रहा है। ट्रैवल में भी जो है वो एक साथ बैठने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस तरीके के हमारे पास सहूलियतें नहीं है। तो ये एक अपने आप में उस वक्त का एक इशू था। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में हमारे लिए एक मेजर इशू है इसमें, लेकिन हम किस तरीके से अब तो सब लोग पहुंच गए जिनको जहां पहुंचना था, तो अब तो हम सोशल डिस्टेंसिंग एक बार दोबारा से पूरी तरह से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और सरकार ने एक जो अहम काम किया उसमें ये किया कि उसने लॉकडाउन 1, 2, 3 में कोशिश ये करी कि लोगों को सिखा दें और सोशल डिस्टेंसिंग। एक बार सिखाने के बाद उसने कहा कि भाई नाउ यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल डिस्टेंसिंग, अब तुम इस तरीके से काम करो। तो वो तो हम लोगों के लिए जरूरत है कि हम किस तरीके से देख करके और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको करें। इसका यही जवाब हो सकता है इस वक्त, और यही मैं कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल सर। इसी बीच हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं, आप अर्थशास्त्री हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं एसोचैम के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा आकाश जिंदल जी आपसे है कि रोजगार जा रहे हैं, सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, छोटे उद्योगों में पंख कैसे लग सकते हैं सर इसमें? हेलो जी हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है जी, क्वेश्चन पूछिए। जी सर, सवाल मेरा ये है कि लॉकडाउन लागू है, उसकी वजह से रोजगार जा रहे हैं लोगों के, सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, छोटे उद्योगों में पंख कैसे लग सकते हैं सर? छोटे उद्योगों में पंख लगने के लिए सरकार ने जो आर्थिक पैकेज अनाउंस किया है उसके अलावा भी सरकार को कई एफर्ट्स करने होंगे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in ने तमाम नेशनल और ग्लोबल चैनल से सरकार को रिक्वेस्ट की है कि आप जीएसटी में डिस्काउंट दें। जीएसटी में डिस्काउंट देंगे, चीजें सस्ती होंगी, कस्टमर का बाइंग एपिटाइट बनेगा। इनकम टैक्स में डिस्काउंट दें, उससे देयर वुड बी मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। अपार्ट फ्रॉम दैट there should be discount in electricity and water bills. The government may give subvention to distribution companies, and there should be discount in property tax also, जिसे house tax कहा जाता है। So yes, a package has been given, but much more than that is required, because ultimately we have to get back the customer into the market. See, the strength of Indian economy has been demand and consumption. So we have to motivate, we have to push the demand and consumption. Indian economy, the biggest strength, you ask any American, any European, is demand and consumption. So we have to motivate that demand and consumption. Then only the economy would bounce back. Otherwise, this 3.1% data is itself a bad data, because remember, 1st January to 31st March, there was no impact of COVID. The impact of COVID was only in the last week of March. तो कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमी की वीकनेस हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो रही है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से, यूएस ईरान इशू की वजह से इकोनॉमी के अंदर बहुत वीकनेस दिख रही है। तो कहीं ना कहीं डिमांड, जो इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, जो बैकबोन है, उसको हमें रिज्यूम करना होगा। छोटी इंडस्ट्री की आपने बात कही, छोटी इंडस्ट्री के लिए लोन का प्रोविजन किया गया है, उनके लिए कई रेगुलेशन चेंज किए गए हैं। बट अगेन हमारी इंडस्ट्री को कहीं ज्यादा बड़े रिलीफ की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, मजदूरों को लेके भी जो है कई तरह के हमें इस तरह की चेंजेस अपने सिस्टम में डालनी होंगी कि अल्टीमेटली हम इंडस्ट्री को वाइब्रेंट एंड रोबस्ट बना सकें। तीसरा, अगर आप देखें, फॉरेनर्स कंट्री से निकल रहे हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में देखें तो फॉरेनर्स का पैसा कंट्री में नहीं लग रहा। इस समय ऐसा है कि चाइना के मुकाबले हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पैसा लेने की, बिकॉज चाइना को लेके पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है। आई थिंक हमें उसको एनकैश करना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई टू गेट ग्लोबल मनी इनटू आवर कंट्री। ग्लोबल पैसा जितना आएगा, आगे चल के उतनी इंडस्ट्री लगेगी, उतनी डिमांड पैदा होगी। और कहीं ना कहीं सरकार को मैं दोबारा रीट्रेट करूंगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनके ऊपर, कंसेशन के ऊपर
रीथिंक करना होगा। मैं आपको कंप्लीट कैलकुलेशन दे सकता हूं, सरकार का कोई भी नुमाइंदा चाहे तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in की तरफ से पूरी वर्किंग दे सकता हूं। जी अगर हम इनकम टैक्स और जीएसटी में रिलीफ देते हैं तो हमारा डेफिसिट बढ़ेगा नहीं, रादर उससे इकोनॉमी की जो है ग्रोथ बढ़ जाएगी, सेल्स बढ़ जाएंगी, टर्नओवर बढ़ जाएगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा और डेफिसिट को हम कम कर पाएंगे। ये जो डेफिसिट भी अभी हमारा है, ये भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से सही डेफिसिट नहीं है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से 3% तक डेफिसिट जो है सही होता है। अब जो हाल इकोनॉमी का है और जिस तरीके से आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि इस साल के शुरुआत में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रह सकती है, तो चीजें हमारे लिए और दिक्कत की हो सकती हैं। 27.1% अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कई बार मैंने बात की है, लेकिन ये डेटा भी अब कुछ दिन पुराना हो गया है। उसके अलावा आईएलओ कह रही है 40 करोड़ इंडियन वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर कुड बी पुश्ड डीपर इनटू पॉवर्टी। तो आई थिंक इकोनॉमी का कंसर्न हमारे लिए बहुत बहुत मेजर कंसर्न बना हुआ है। हमें कहीं ना कहीं इस समय इकोनॉमी को टैकल करने के लिए, इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए बहुत मेजर एफर्ट, बहुत मेजर रीजिंग, बहुत मेजर थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज इकोनॉमी इस समय अगर बैक ट्रैक पे चली गई तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो मजदूर भाई है उसके लिए तकलीफ की बात हो जाएगी, और जो हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन जो हमारा भाई है जो कि 35 से 40 करोड़ है इस देश में, उनको हमने कहीं ना कहीं भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, सारी फैसिलिटीज देनी है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव जी आपसे है कि सर पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैल रखी है, चाहे अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें या भारत की ही बात कर ले। भारत की अगर हम बात करें, हमारे देश की बात करें, तो कृषि और मजदूरी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये लोग भुखमरी पर ना आ जाएं, इसके लिए क्या उपाय है? आपकी आवाज सर नहीं आ रही माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। अजय कौल जी, सवाल मैं आपसे यही करना चाहती हूँ कि कृषि की अगर हम बात करें, कृषि और मजदूरी की बात करें, तो लगातार यही देखा जा रहा है कि मजदूर भूखा है, वो अपने घर वापस जाना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज बंद कर दी गई है सरकार के द्वारा, तो वो लोग भी भुखमरी के कगार पर आ रहे हैं। क्या हुआ ना, एक्चुअली लॉकडाउन जब हुआ पहला लॉकडाउन जो हुआ 21 डे का अनाउंस किया गया था जी। 21 डेज के लिए जो मतलब कई लोगों के जब कंपनीज आर शट तो काम है नहीं, काम है नहीं तो व्हाट डू यू डू। दूसरा एक चीज़ ये होता है, एंड कई सारे उसमें ये होते हैं कि दिहाड़ी वर्कर्स होते हैं जो दिन में कमाते हैं, शाम को खाते हैं, एंड देन दे हैव टू पे रेंट्स ऑल्सो यहाँ पे दिल्ली में जी। एक और फैक्टर था कि कई लोग ऐसे डर गए कि अगर यहाँ पे कोरोना हो गया और अकेले हैं, घर से दूर हैं, तो यहाँ मर जाएंगे, अकेले मर जाएंगे विदाउट अटेंशन एंड ऑल दैट। सो ये 2-3 चीज़ें जो ये जो कॉम्बिनेशन बन गई, उसकी वजह से एक पैनिक फैल गया या व्हाटएवर, ये जो मजदूर या स्किल्ड वर्कर्स वगैरह इनको दे थॉट ऑफ चलो घर ही चलते हैं अपने गांव की तरफ। और ये भी उनको लगा कि शहरों में फैला हुआ है तो गांव सेफ है। अभी भी कई लोगों से मेरी बात होती है, वो तो गांव तो ठीक ठाक है, गांव में कुछ ऐसा नहीं है, हम खुले घूमते हैं, वहाँ कोरोना वरोना कुछ नहीं है। तो ये है इसी कारण वो अपने गांव चले गए, जिसकी वजह से कोरोना भी गांव में फैल गया है। जीपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सवाल मेरा आपसे यही है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना ने अपना पांव पसारा है, भारत में भी कोरोना के पैर पसार रहा है। लगातार 7,000 प्रतिदिन केस आ रहे हैं। कृषि और मजदूरी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ये लोग भुखमरी की कगार पर ना आए, इसके लिए क्या उपाय है सर? देखिए, जैसा मैं आपको बोल रहा था जी, रोजगार, काम का अवसर हर किसी को चाहिए, वही सब बड़ी जरूरत है इसका जी। वो कहाँ से आएगा? चाहे आप छोटे उद्योग हैं जहाँ से उनको मिल सकती है नौकरी, कंस्ट्रक्शन हो गया, MSME एग्रीकल्चर हम बात कर चुके हैं, उसके लिए एक्टिविटी तो शुरू होनी चाहिए ना। अभी जो आपने एक्टिविटी शुरू की है जी, उससे जो परिणाम है आने में कुछ समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने जो फैक्ट्री बंद कर दी है वो तुरंत ही अभी लोगों को रोजगार देके प्रोडक्शन बढ़ा देगा जी। आज आप देखिए क्वार्टरली
रिजल्ट्स आए हैं और वो बड़े ही निराशाजनक ही मुझे लग रहे हैं, क्योंकि हर तरफ जो है निगेटिव डाउनफॉल है। तो आप किस तरह उनको करेंगे कि लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे? लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी जब लोग काम पर आ रहे हैं, बजाय उनको 1 महीने बाद तनख्वाह देने के आप उनको प्रबंध ये करें कि वीकली या फोर्टनाइटली पेमेंट करें। इससे उसके हाथ में पैसा आएगा और परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ये सबसे बड़ी चीज है जो करना चाहिए। अब दूसरा किसान है, वो अपनी फसल बेच रहा है, उसे क्या करना चाहिए? उसका पेमेंट जो है, न सिर्फ जो फसल बेची वो जरूरी है, बल्कि अगली फसल करने के लिए उसे बीज चाहिए और तैयारियां चाहिए। वो कहाँ से करेगा? तो वो फर्टिलाइजर वगैरह लेने के लिए उसको इमीडिएट बैंक से पेमेंट किया जाना चाहिए। MSME का जहाँ तक सवाल रहा है, कितना अमाउंट इनका ड्यू है पेमेंट के लिए, चाहे गवर्नमेंट एजेंसी में या चाहे ये दूसरे सप्लायर, इनका पेमेंट अगर रिलीज किया जाएगा तब उससे उसे उद्योग चलाने में सहायता मिलेगी और वो आगे काम कर सकेगा। चौथी बात यह है कि आप जो है लोकल लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज थी, इस समय उनको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है। आपको कामगार जो है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, इनके साथ सीधा संबंध डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को करना चाहिए, जो शायद अभी उतना नहीं हो रहा है, और उसके द्वारा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिल सकेगा, जिससे एक्टिविटी बढ़ेगी, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा और तभी हमारा उद्योग और व्यापार बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट मैं ये करना चाहूंगा, यहाँ पर जितने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे चैम्बर्स हो, चाहे सेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव्स हो, इनका बहुत बड़ा रोल है, जो लोगों को ऑर्गेनाइज करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उनके मैटर को स्टेट गवर्नमेंट से और लोकल लेवल पे ले करके रिजॉल्व कर सकते हैं। नेशनल पॉलिसी को ग्राउंड रूट पे परकुलेट करना और उसे इम्प्लीमेंट करना, मुझे लगता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरी लेवल में बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा जिंदल सर आपसे है कि 12 साल बाद अमेरिका की भी 5% GDP गिरी है और अमेरिका की कमर टूट गई है। भारत की अगर गिरती है तो कितना इसमें नुकसान हो सकता है भारत को? देखिए, नुकसान तो ऑलरेडी हो रहा है जी। और जैसे अजय जी हैज वेरी राइटली सेड, नाउ द पर्सन हु हैज टू डेली अर्न एंड डेली स्पेंड, ही विल बी द वर्स्ट इम्पैक्टेड। योर एडिटर इज वेरी राइट, आई टोटली एंडोर्स हिम। सबसे ज्यादा दिक्कत जो हमारा डेली कमा के खाने वाला मजदूर भाई है, उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में ये दिक्कत कहीं ज्यादा रहेगी। अमेरिका के साथ हमारा कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे जो है पर कैपिटा इनकम देखें, वहां इकोनॉमी का साइज देखें, हमसे बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ 35 to 40 करोड़ पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वी आर इन अ वेरी टिपिकल सिचुएशन। हमारे लिए सिचुएशन उनके मुकाबले कहीं ज्यादा जो है एडवर्स है, रियलिटीज कहीं ज्यादा एडवर्स है। पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, ऑलरेडी BPL लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और फिर जो एक चीज कभी मीडिया पे इतनी कवर नहीं होती, हमारा वे ऑफ लिविंग और इनहेबिटेशन देखिए। अब बॉम्बे जैसा सिटी देखिए, धारावी जो स्लम है, मैं तो रेगुलर बॉम्बे जाता हूँ और लोगों ने भी देखा होगा, वहां पे देखिए 3-3 फीट की गलियां हैं, इस तरीके से कंजेस्टेड स्लम है। द वे वी लिव, हमारे यहाँ कोरोना को टैकल करना बहुत जरूरी है, वरना इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। आप दिल्ली में भी देखिए, बहुत से एरियाज में बहुत कंजेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज हमारे यहाँ US के मुकाबले बहुत बहुत कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ बेड पर इंडिविजुअल और सिटीजन बहुत कम है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और सब चीजों में हम बहुत पीछे लैग करते हैं। फिर गवर्नमेंट भी जिस तरह के फंड्स डाल सकती हैं, उसमें हमारी गवर्नमेंट उस तरीके से फंड्स नहीं डाल सकती जिस तरह की US की गवर्नमेंट या इटली की गवर्नमेंट या और गवर्नमेंट डाल सकती हैं। तो हमारे लिए सिचुएशन बहुत कैच 22 सिचुएशन है, हमारे लिए एक वॉर लाइक सिचुएशन है।
ऑल आउट एफर्ट हमें करना होगा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जी आज की तारीख में आई एम अ सपोर्टर ऑफ लॉकडाउन 5। मेरे हिसाब से सिचुएशन जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके के दिल्ली के कल केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिस तरीके से मुंबई से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लॉकडाउन शुड बी एक्सटेंडेड। जी। इकोनॉमी के साथ साथ हमें लॉकडाउन को भी बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज जी। एक चीज मैं यहाँ बता दूं, मैं इकोनॉमिस्ट होते हुए बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल है ह्यूमन कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल हमारी गाड़ी, फ्लैट या जायदाद या शेयर्स नहीं है, वो है ह्यूमन कैपिटल। अभी जान बचानी बहुत जरूरी हो गई है जी और हमें इस चीज को टैकल करना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी हमें पता है हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, चीजों की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस तरह का ऑपरेटर्स हमारे पास नहीं है। तो आई थिंक हमें बहुत डायनेमिकली, बहुत एग्रेसिवली, बहुत प्रोएक्टिवली इसको जी। टैकल करना पड़ेगा। जिंदल- दोनों फ्रंट जिंदल से साहब। इकोनॉमी को पार्शियली जी जी मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि लॉकडाउन जान बचाना ज़रूरी है। कई लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे वो भूखमरी से मरेंगे। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो वो भूख से मरेंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? कौन साहब, आई वुड आंसर इट दैट वे कि हमें दोनों फ्रंट को टैकल करना होगा। हमें हमारे जो गरीब भाई बहन है उनको भोजन भी प्रोवाइड करना होगा, साथ ही साथ कोरोना को भी टैकल करना होगा। देखिए, मेरे हिसाब से हमें इस समय करेंसी प्रिंट करनी चाहिए। अगर दोनों के बीच का आप सोल्यूशन पूछें, सोल्यूशन ये है कि अगर हम करेंसी प्रिंट करते हैं, एफआरबीएम गाइडलाइंस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके, तो करेंसी जनता में सर्कुलेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म के लिए हम उस चीज को ट्रीट कर पाएंगे, यानी कि लोगों को भोजन हम अवेलेबल करा पाएंगे। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए कहें 3 महीने के लिए, मैं पूरे डेटा आपको दे सकता हूं किस तरीके से करेंसी प्रिंट करके हम सब लोगों को भोजन भी प्रोवाइड करा पाएंगे, साथ ही साथ जाने भी बचा पाएंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी वाला और नहीं कि क्या जाने बचानी है या इकोनॉमी चलानी है, हमें वो हिंदी वाला और लगाना होगा कि हमें लोगों को बचा के भी रखना है, साथ में इकोनॉमी को चलाना है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो जैसे मैंने कहा, दूसरी डोमेस्टिक बोरोइंग और ग्लोबल बोरोइंग। मैंने कई बार सरकार को ग्लोबल और इंडियन चैनल से सजेस्ट किया है कि एनआरआई के लिए मसाला बॉन्ड लॉन्च किए जाए। एनआरआई के थ्रू अभी पैसा रेज किया जा सकता है, सॉवरेन डेट। सिमिलरली इंडियन पब्लिक के लिए भी सॉवरेन डेट के थ्रू पैसा रेज किया जाए। तो गवर्नमेंट की जो बोरिंग कैपेसिटी है सॉवरेन डेट की, उसको इंक्रीज किया जाए, उससे सरकार के पास लिक्विडिटी आएगी। उसके अलावा सरकार को जो है, जिसे हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता है, करेंसी प्रिंटिंग करनी चाहिए। सी दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रीटमेंट। देखिए, हम सब लोग, कॉल साहब, द रियलिटी इज वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। देखिए जिंदल साहब, हम जब यही लॉकडाउन की बात करते हैं ना, वही मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कंफ्यूज इट कि यूरोप ने कर दिया, वेस्ट ने कर दिया, अमेरिका ने कर दिया। बट द सिस्टम्स, एज यू सेड अर्लियर, कि वो डिफरेंट है। हमारे जैसे दिहाड़ी वर्कर्स है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, इट इज़ ओपन, दिस इज़ वल्नरेबल सेक्शन। यूएस वगैरह में देयर इज़ अ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। अगर कोई जॉबलेस हो जाता है एनी ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, द स्टेट टेक्स केयर ऑफ हिम और हर। इंडिया में वो सिस्टम नहीं है। सो आप अगर यहाँ पे जॉबलेस हो गए या आपके पास कमाई नहीं है, यू आर ऑन योर ओन, जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। तो हाउ डू यू सी इट? No, you're very right, Kaulsab. I totally support you on that. In countries like US, if you just are jobless, you have to just register yourself as jobless and they'll start paying you. Yes. As I told you, that we are not that sort of economy. Our per capita income is much, much lesser. Our deficit is also higher as far as global standards are concerned. So we have to look towards our economy. That's why I'm saying that we need to arrange money. If we can't give allowances to jobless people, No, yes, I was very talking much with you. I was talking in the context of lockdown extend करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, because we copy कि भाई यूएस ने कर दिया तो हमको भी करना चाहिए। उस एंगल से मैं एक्चुअली कर रहा था। No, I am not saying that we should copy US. Because my research is based on the data which we are having in India. See, the current data tells us that in Delhi itself, perhaps there was more than 1,000 cases yesterday itself. Now, similarly, what I am coming to know is through various news channels and friends working in news channels that in remote areas also, in interiors also, cases are increasing. Mumbai, the cases are increasing like anything. So situation is
not getting anyway situation. बट जनरल is not- साहब आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट। देखिए ये ऐसा नहीं है कि अगर आप लॉकडाउन एक्सटेंड करें भाई जून 15 तक या जून 30 तक, उसके बाद कोरोना वायरस विल इवेपोरेट फ्रॉम इंडिया। कोरोना वायरस इज गोइंग टू स्टे हियर एंड इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, एज आई कीप सेइंग इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स नाउ, वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। So how long can we suspend our economic activities? How long I can think we continue to suspend our? I think it's an interesting question, Koil Saab, and one should play a devil's advocate sometimes in arguments. Yes. Yes, I think I also don't know the answer whether 30th June or 15 July would be the last date for Corona. Yes. But what to do in such a situation? We have to take chances. Nobody knows by what date a vaccine would be developed. Some countries are saying 6 months, some countries saying 1 year. Maybe by that time we may develop herd immunity, because I have been talking to certain doctors who have been my co-panelists at various news channels. They have been saying there is a concept called herd immunity. We may develop that. That could be a cure, or maybe there may be a silver lining. Any fine evening there may be a vaccine developed in any part of the world which could be used. Because as of now, since things are not clear, so whatever data we have having, we have to use it. As of now, as I told you, I can give you complete data on the basis of which say that for 3 months, in case we print currency, we can survive. We can give the food to the poorest of the poor. You very rightly mentioned, Kaulsraf, that we need to take care of that person who daily earns and daily spends. But for 3 months, we have that provision that we can print currency and take care of his needs. So why shouldn't we utilize it? Because future is uncertain, but we'll buy 15 days, 30 days, and we'll buy time and we'll be able to save lives. You would also agree with me that the most important asset is human capital, human life. There's nothing that is what compared with human life. Neither a flat, nor a share, nor an FD, nor a car. So we can't compare. So the prime focus should be to save human life. यहाँ पे That should be the main target. देखिए जनरल साहब, जैसे आपने कहा कोरोना वायरस की इतनी डेथ हुई है, अभी नाउ वी आर सीइंग कि मजदूर मर रहे हैं, 9-10 मर गए बिकॉज ऑफ भूख मरी या डिहाइड्रेशन और व्हाटएवर। सो दैट इज आल्सो द रियलिटी ऑफ लाइफ। मे बी आई थिंक जीपी श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाहते हैं। आई थिंक इज वेटिंग। देखिए अजय जी, 2 चीजें हैं यहाँ पर आपने रेज की। कोरोना, ये लॉकडाउन कब तक रहेगा? लॉकडाउन जो है, अगर आप पहले का लॉकडाउन देखें जो 25 मार्च से शुरू हुआ था और आज का लॉकडाउन देखें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो हमको सिर्फ लॉकडाउन ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना है। आप ये देखिए, कभी 13 डिस्ट्रिक्ट या 14 डिस्ट्रिक्ट में अगर हम कंसंट्रेट करते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही वाजिबी है, क्योंकि वो 13-14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं वहां पर ह्यूमन लॉस को आप रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमी को जब रिट्रीव करने के आप एफर्ट कर रहे हैं, बट ह्यूमन लाइफ वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिट्रीव। तो आप देखिए, पहले पूरी इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई थी। आज जो है, आप एक ही इंडिकेटर में देता हूँ, पावर कंजम्पशन, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो उसके बराबर नॉर्मलाइज हो गई है। तो इसके मतलब एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं, लेकिन जहां पर समस्या गंभीर है, जहां पर पॉजिटिव केसेस हैं, वहां पर हमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया में उसको लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। अब अगर आज ही आप देखिए, नोएडा के एक केस में क्या था, किसी सोसाइटी में 10,000 लोग रह रहे थे, एक बंदे को अगर पॉजिटिव निकाला गया तो सारे ब्लॉक और सारे कैंपस को लॉकडाउन पूरा सील करने का कोई मतलब नहीं है। इवन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि हम उसी टावर को सील करेंगे। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि लॉकडाउन अपने आप में एक कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको एक डायग्नोस्टिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस आप समझिए, और ये जरूरी है तो इसे करना भी पड़ेगा। लेकिन जहां तक हो सके कम से कम लोगों को असुविधा हो और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्टोर किया जाए। श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, मेरा क्वेश्चन था श्रीवास्तव जी, मेरा क्वेश्चन था लॉकडाउन कब तक? जी हाँ, देखिए लॉकडाउन अभी
करीब 85% एरियाज में मुझको लगता है ये 14-15 दिनों के बाद इसकी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जहां पर जरूरत है और कब तक जरूरत है, ये तो डॉक्टर अगर पूछता है कि आप कब तक ठीक हो जाएंगे, उसका कोई सॉलिड जवाब, कोई डिफिनिट जवाब नहीं दे सकता कौन सा। और ये जो है नहीं सर, मेरा श्रीवास्तव जी, मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए जो आज ग्रीन जोन है वो कल रेड जोन बन जाता है, या कल जो ऑरेंज है वो कल रेड बन जाता है, या इट इज इंटरचेंजेबल। हाँ, बट अब देखिए, अब उन्होंने क्या किया, येलो जोन हटा दिया है, आप देख रहे हैं। और अब जो है मैप में अगर आप देखें टोटलिटी में, तो वो एरिया ग्रीन जोन का काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उसमें बहुत ही थोड़े जगह माइनर एडजस्टमेंट हो रहे हैं, बाई एंड लार्ज उतना नहीं हो रहा है। बट एक चीज आप देखते हैं, ये एक बीमारी से हम लड़ रहे हैं और ये हम आप जवाब देंगे वो तो डॉक्टर भी बता पाएगा कि यहाँ पर कब तक इस बंदे को क्वारंटाइन करना है, कब तक इस एरिया को लॉकडाउन में रखना है, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इसी के ऊपर ऑपरेट कर रही है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप इकोनॉमी के लिए हम क्या करें, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आप देखिए काफी कुछ बढ़ गई है और इसको और कैसे बढ़ाया जाए। मेरा अपना ये सवाल है, पहली बात तो मैंने बोला कि आप उनका पेमेंट पीरियडिकल शॉर्ट टर्म पे जल्दी करें। दूसरी बात क्या है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स वो या बैंक ये बोल रहे हैं कि हम इसको डिफर कर रहे हैं या हम इसको डिले कर रहे हैं, आप उसको ये नहीं कि 3 महीने के लिए मैंने डिफर कर दिया, ये 6 महीने के लिए डिफर कर दिया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बड़ा क्लियर बोल दिया जाए कि साहब ये आपका प्रॉपर्टी टैक्स इस साल का एक एरिया जो है वो अगले साल लिया जाएगा, अल्टरनेटिव आप इस साल पे लेंगे। उसको अगर ये मालूम हो कि हमें एक साल तक, मतलब आप कह रहे हैं कि टैक्सेस शुड बी फॉरगोन, नॉट फॉरगोन। आप उसको अभी क्या कह रहे हैं कि हम 3 महीने के बाद जो है करंट भी लेंगे और एरियर भी लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर आप वो बोलें अगला जो है उसको हम नेक्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट में लेंगे, वो भी 1 साल के बाद, क्योंकि हमको लगता है इकोनॉमी को रिवाइव करने में आप देखिए 1 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता है। अगर हर किसी को पता हो, छोटे व्यापारी को, फैक्ट्री ओनर को, टैक्स पेयर को, हाउस वाले को, आज आप देखें लैंडलॉर्ड अपने किराया नहीं पा रहा है और आप उससे उम्मीद करें वो जो है अपना टैक्स देता है, कहाँ से देगा वो? अगर उसे मालूम है 1 साल तक उसे भी सुविधा मिल रही है, तो जिस तरह से गरीब मजदूरों को सहायता मिल रही है उसका जो है फॉलोअप चेन रिएक्शन दूसरे के ऊपर भी क्लियर होना चाहिए। अगर क्लैरिटी रहे कि ये 1 साल के बाद देना है आपको, लेकिन 1 साल के बाद आपकी देदारी शुरू होगी और वो 2 किस्तों या 3 किस्तों में आप दे सकते हैं। ये 3 महीने या 6 महीने का टाइम बढ़ाना ये बहुत ही एक इनसिक्योरिटी पैदा करता है। तो अब देखिए आप एक्टिविटी शुरू हो रही है, वर्कर नहीं मिल रहे हैं, एक स्किल सो वो तलवार लटकी हुई है बेसिकली। हाँ जी, वो तलवार लटकती रहेगी बेसिकली। देखिए ऐसा है कि तलवार आप उसको छोड़ तो नहीं पाएंगे कि इंडियन इकोनॉमी इतनी ज्यादा रोबस्ट और कैपेबल नहीं है कि आप ये बोलते हैं 1 साल के सारे टैक्स हमने माफ कर दिए। तो नहीं, दैट अगर दैट कुड बी एक्चुअली इट कुड बी अ गुड वे ऑफ बेसिकली इनडायरेक्ट हेल्प, इनडायरेक्ट स्टिमुलस इन फैक्ट। बट सवाल यह है कि जब आपको लोगों को पैसा देना है सोशल काज के लिए, वेलफेयर स्कीम के लिए, राशन देना है, उनको फ्री ट्रेन देनी है, ये पैसा भी तो पहले पैसे आपको मोबिलाइज करना है। बट सर जो आप उनको लोन दे रहे हैं, यू आर गिविंग इन द वे ऑफ लोन इंस्टेड ऑफ यू कैन गिव द टैक्स वेवर, सो यू आर बेनिफिटिंग। एंड मैं तो अभी तो एरियर की बात कर रहा हूँ साहब, लोन आप दे रहे हैं बट साथ साथ अगर आप एरियर बोले 3 महीने बाद देना है आपको, जो आपका ड्यूज है वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा साहब। उसमें आप एक लंबा समय दीजिए उनको। नहीं, मैं टैक्स एग्जेम्पशन की बात कर रहा हूँ, मे बी जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अदर थिंग्स। जी हाँ, ये जो आप देखिए वर्कर है, ये सैलरी क्लास जिसको इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं आप, उसकी सैलरी क्लास जो है वर्स्ट अफेक्टेड है, उसकी लोगों की सैलरियां कम कर दी गई हैं। आपको मालूम होगा रियलिटी यही है, हो सकता है गवर्नमेंट नहीं किया गया, बट जो प्राइवेट सेक्टर है
या एमएसएमई है, सबकी सैलरी कम हो गई है। अब वो तो अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है, आप उसको इनकम टैक्स बोले कि साहब चलिए अक्टूबर में देना है या दिसंबर में देना है। आप क्या समझते हो 3 महीने में वो कवर कर पाएगा? मेरे समझ से ऐसा नहीं होगा कॉल। तो मेरा ये सुझाव है कि जो आप 3 महीने या 6 महीने का दे रहे हैं उसको आप उससे रिकवर करें, लेकिन एक लंबे समय में, उससे उसको एक जो है सुविधा मिल जाएगी। और लास्ट पॉइंट ये करना चाहूंगा साहब कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी हेल्प कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट की भी तो अपने रिसोर्सेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तो अपनी जिम्मेदारियां हैं। वो सिर्फ ये अगर देख लें कि हम अपने यहाँ किस तरह से लोगों को रोजगार दिलवा सकें, किस तरह उद्योग को बढ़वा सकेंगे, और उसमें वो फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे हेल्प कर सकते हैं। मुझको लगता है ये इनेबलिंग फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि आप खाली जो ये हमने कई लोगों से बात किया है, उनका कहना साहब 3 महीने बाद जो देना होगा हमें लोन और वो डिफर हो रहा है, वो अभी से हमको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो हमारा इतना मार्जिन ही नहीं है। बट अगर उसे मालूम है ठीक है भाई जो भी प्रॉब्लम हो गई है, आप चलिए 1 साल बाद 2-4 इंस्टॉलमेंट नहीं, वो लोन डिफर होने से उसका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है ना साथ साथ। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, आप इंटरेस्ट को रिड्यूस कीजिए ना। देखिए आपका प्रिंसिपल निकल आए, मेरे सबमिशन में फर्क ये है कि आप इंटरेस्ट को तो माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। आज भी देखिए बैंक इंटरेस्ट रेट डिपॉजिटर हमारा एफडी के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और हमसे जो है लोन का बैंक कितना चार्ज कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा आज भी गैप है। इस गैप को कम किया जाना चाहिए। बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे आप देखिए, उनकी रेंट, बिल्डिंग, ओवर स्टाफिंग, ट्रेवल, बहुत से खर्चे इनको कम करके आप मार्जिनल मार्जिन के ऊपर आप काम कीजिए और वो बेनिफिट उसको पास ऑन कीजिए। लेकिन इंटरेस्ट को कम करना और उसको लॉन्ग टर्म में रिकवर करना। आज आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमारे आज भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा है जो हमारे कामगारों से या जो एमएसएमई से रिकवर किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आरबीआई ने बहुत कुछ किया है इधर, लेकिन वो अभी भी बहुत कम है। इसमें आप थोड़ा सा अगर इम्प्रूव करेंगे सिचुएशन बढ़ेगी। एक तरफ तो आप बात करते हैं हेलीकॉप्टर मनी से कि हर आदमी को 7,000 रुपए दे दीजिए, 10,000 रुपए दे दीजिए। उसके अंदर करप्शन भी होगा, एलिगेशन भी होगा, ट्रांसपेरेंसी भी होगी, फेवरेटिज्म भी होगा, और इसके अंदर ऐसे इश्यूज के ऊपर तो सरकार क्लीनिंग के अंदर गिर जाएगी, किसी स्टेट की हो या किसी सेंट्रल की हो। लेकिन अगर आप इस तरह की लॉन्ग टर्म विजिबल प्लान, वाइबल प्लान बनाते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ में, तो इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इनको तुरंत ये आश्वासन हो जाए कि हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय प्रकाश जी, सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं लॉकडाउन 5 भी लगेगा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसमें मंथन भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीद की जा सकती है कि सरकार लॉकडाउन 5 में क्या रियायतें दे सकती है, कहाँ पे छूट मिल सकती है और अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर कैसे ला सकती है? देखिए, थोड़ा सा इससे पहले मैं आपकी इस बारे रियायतों वाली बात पे आऊँ। हम एक मॉडल तो अभी श्रीवास्तव जी ने जो है हम लोगों को बताया। हम थोड़ा सा इसी कोरोना वाले इशू को एक और संदर्भ में देखना चाहेंगे। देखिए, हमारे पास जिस जहाँ तक कह रहा था डिमांड नहीं है, हमारे पास इसी तरह सप्लाई नहीं है, तो हमारे पास दोनों जगहों की परेशानी हो रही है। और एक जगह की ये परेशानी भी हो रही है, हमारा जो श्रमिक है वो वापस घर चला गया है। अच्छा, तो खाने के लिए, चीजों की जरूरत के लिए, जरूरत की चीजों के लिए तो उनको जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। हमारी सरकार को, हमारी इकोनॉमिस्ट को एक नए सिरे से इस वक्त देखने की जरूरत है इस चीज की। ये पता नहीं कि 3 महीने में लॉकडाउन हमारा खत्म हो पाएगा या नहीं, 3 महीने में कोरोना खत्म हो पाएगा या नहीं। जो अजय जी की भी जो है बहुत बड़ी एक चिंता है, जिसके बारे में सवाल जो उन्होंने करीब 3-4 बार पूछा। बिल्कुल, तो वो अगर 3 महीने में खत्म हो गया तब तो श्रीवास्तव जी वाला जो मॉडल है बहुत अच्छा है, जिंदल जी वाला मॉडल बहुत अच्छा है कि हमने उसके दिनों के लिए पैसा दे दिया और करा दिया। मान लीजिए कि 3 महीने में लॉकडाउन की समाप्त करने की स्थिति नहीं आ रही है, कोरोना बढ़ ही रहा है, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बाकी कंट्रीज से अलग है। हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे? तो मैं जो एक मॉडल जो इसके यहाँ जहाँ पहले प्रपोज कर रहा था,
ये प्रपोज कर रहा था कि जिस जगह के ऊपर हमारे मजदूर हैं, जिस जगह पे लोग हैं, वहीं पे अगर हम प्रोडक्शन शुरू करें, बजाय इसके कि ये देखें कि हमारे पास अभी तक कुछ सेंट्रल प्रोडक्शन हब्स थे, जिन प्रोडक्शन हब्स पे ही हम प्रोड्यूस करते रहेंगे तो फिर शायद हमको जो है मैच करने में मुश्किल होगी। हमें नए सिरे से देखना पड़ेगा कि हम जो है जिन जगह पे लोग ज्यादा हैं, प्रोडक्शन का कुछ सेंटर, कुछ तरीका वहीं पे शुरू करें। और इसी से जुड़ा हुआ आपका जवाब है रियायतों वाला। जी हमारी सरकार ने एक तरफ एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिस स्ट्रक्चर में उसने कहा कि हम आपको लोन दे सकते हैं बहुत तरीके के। तो उसने बहुत तरीके के लोन एमएसएमई के लिए, कंपनीज के लिए, रेहड़ी वालों के लिए उसने तैयार किए। लेकिन इन लोगों को अगर ये लोन भी चाहिए होते तो शायद ये लोन इसके पहले भी ले सकते थे। और अभी क्या नए बिजनेसेस शुरू हो सकते हैं इन लोन से? मैं आपको एक रेहड़ी वाले की बात बताता हूँ, जहाँ मैं खड़ा था, कहीं पे आम ले रहा था, तो उसने हमसे कहा, कहने लगा साहब हमको एक बात आप ये बताओ, एक नया आदमी अगर 10,000 रुपए ले भी लेता है तो उसको बेचना तो आता नहीं है सामान, उसका तो पैसा सारा खत्म हो जाएगा और ये तो लोन है, पैसा तो वापस देना ही पड़ेगा। मैं इस बात से दुखी हो गया क्योंकि मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता था। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। तो एक जगह के ऊपर, जहाँ के ऊपर सरकार मैं तो अजय प्रकाश जी यहाँ पे रोकूंगा। मैं तो इनफैक्ट कह रहा हूँ कि वो लोन उसको मिलेगा भी नहीं, आप मान के चलिए, बिकॉज उसकी गारंटी रीपेमेंट, बैंक बोलेगा रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, तो वो लोन उसको मिलेगा भी नहीं। हाँ ये बात भी है, ये बात भी आप सही व्हाट इज हिज गारंटी ऑफ रीपेइंग? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लोन देने वाला जो है वो बैंक का मैनेजर होता है, और अगर लोन जो है वापस नहीं आता है तो वो मैनेजर की गर्दन पकड़ी जाती है। तो या तो वो मैनेजर कैसे लोन दे पाते हैं जो रिटायर हो रहे होते हैं, अदरवाइज अगर 1 साल की भी वैसे ही बैंक मैनेजर्स आर अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ जो नीरव मोदी एंड माल्या केसेस हुए हैं। बैंक्स आर नॉट गिविंग लोन इजीली नाउ। करेक्ट। और ये तो साहब सिर्फ 2 नाम है, आपको इस तरीके के और बहुत सारे नाम दिखाई देंगे। मेरे को 2 नाम याद आ गए। हाँ नहीं, ये 2 नाम ही याद आते हैं ज्यादातर। एनपीए जो इतने बड़े हैं और जो उनकी बैंक की परफॉर्मेंस जहाँ के ऊपर गड़बड़ हो रही है वो इसी जगह पे। तो वो जो रियायतों की बात आप कर रही हैं, वो रियायतें हमारे लिए इस तरीके से नहीं आएंगी सिर्फ कि आपने कह दिया हमने पैसे में आपको रियायत दे दी, हमने छोड़ दिया, या हमने आपका टैक्स का हिसाब नहीं लेंगे। ये सब शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स में अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर ले, अगर हम लोग इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर लें, तो हमें प्रोडक्शन सिस्टम का तरीका निकालना ही पड़ेगा, जिससे कि हम अलग अलग जगहों के ऊपर ये प्रोडक्शन सिस्टम शुरू कर सकें। और शायद अपने आप में ये एक ऐसा समय है, अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो हम भारत में और ज्यादा सेंटर्स क्रिएट कर सकेंगे। आज अगर हम गिने तो भारत में हमारे पास 28 स्टेट हैं, लेकिन हम 29 बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स नहीं ढूंढ पाते। हर एक स्टेट में हमारे पास एक प्रोडक्शन सेंटर नहीं है। 1947 से जो प्रोडक्शन सेंटर्स थे उसमें हम बहुत ज्यादा बदल नहीं पाए, कुछ ही चीजें क्रिएट हो पाई हैं। तो वो हम शायद यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो है अगर उनमें एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे आएगी, वो सपोर्ट करना पड़ेगा सरकार। जी बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत अधिक श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक ही पॉइंट लास्ट में कहना चाहता हूँ, एक ही पॉइंट कहना चाहता हूँ जी, जो बड़ा रिलेवेंट आपने रेस किया है कि उसको काम तो करना आता नहीं, 10,000 का लोन लेके खा के वो खत्म कर देगा। देखिए, लोन जब आप दे रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी के लिए उसको स्किलिंग और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जो आदमी ऑलरेडी एक व्यापार कर रहा था या काम धंधा छोटा मोटा कर रहा था, वो उसको कर सकेगा, उसके लिए वो लोन बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर कोई आदमी मान लीजिए स्कूटर रिपेयर कर रहा था, कल को आप बोलेंगे साहब आप जो है कोई दूसरे बिजनेस ले आए 10,000 रुपये लेके, वो डूब जाएगा। आप जब भी चेंज ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व हो तो वहां पर सबसे बड़ी जरूरत है कि उसकी कॉम्पिटेंसी और स्किल को भी ध्यान में रखा जाए, और गवर्नमेंट को इसके बारे में बहुत ही ज्यादा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि इसका फायदा लोग हो सके स्किलिंग का, और वो नुकसान भी ना हो सके, उसको अर्निंग भी हो सके। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जैसे हम देख रहे हैं कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बोला था जान को भी बचाना है, जहान को भी बचाना है, लेकिन कोरोना के केस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ना ही जान बच पा रही है ना ही जहान बच पा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को दोनों में बैलेंस करके चलना होगा और कोरोना को मात देनी होगी। और लोकतंत्र में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।